नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। सोमवार को तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल के शक्ति वाले बयान पर सियासी शक्ति बाण चलाया। रविवार को इंडिया अलायंस की रैली पर पीएम मोदी ने कहा, मुंबई में इंडी अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में ही पूछता हूँ और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर अटैक करके जिस तरह बीजेपी और पीएम मोदी को विपक्ष के परिवारवाद पर हमले का मौका दे दिया था, ठीक उसी तरह राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति वाले अपने दार्शनिक बयान से एक और मौका दे दिया। बीजेपी इसे राहुल गांधी के हिंदू धर्म विरोधी होने के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही चाहे अनचाहे ये चुनाव मोदी बनाम राहुल होता दिखाई दे रहा है। चुनावी शोर के बीच अब शक्ति पर संग्राम छिड़ गया है। रविवार को राहुल ने शक्ति पर पीएम मोदी को घेरा तो राहुल पर हमला करने में पीएम मोदी ने भी अपनी पूरी सियासी शक्ति लगा दी। सोमवार को तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 17 मार्च की इंडिया अलायंस की रैली का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, मुंबई में इंडी अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूछता हूँ और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। इसके अलावा मोदी ने तेलंगाना की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस और कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। मोदी ने कहा, तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला है। दूसरी ओर वो बीआरएस है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया। और तेलंगाना के लोग जानते हैं, एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता। दरअसल रविवार को मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में पीएम मोदी पर हमला बोलते बोलते राहुल गांधी अचानक दार्शनिक बन गए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि वो न बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और न ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजा यानी मोदी की आत्मा ईवीएम और ईडी में है, मोदी सिर्फ मुखौटा है। धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है,
राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। दरअसल दर्शन शास्त्र पढ़े बिना दार्शनिक बने राहुल ने बीजेपी को बड़ा चुनावी मुद्दा दे दिया है। बीजेपी तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के भाषण के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें घेर लिया। कांग्रेस को भी राहुल की गलती का एहसास हो गया। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सफाई देते रहे कि हम तो आसुरी शक्ति से लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर अटैक करके जिस तरह से बीजेपी और पीएम मोदी को विपक्ष के परिवारवाद पर हमले का मौका दे दिया था, उसी तरह राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति वाले अपने दार्शनिक बयान से एक और मौका दे दिया। पीएम मोदी ने इसे अपनी रैलियों में भुनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी इसे राहुल गांधी के हिंदू धर्म विरोधी होने के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। राहुल के बयान इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। दरअसल भले ही इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन चाहे अनचाहे ये चुनाव मोदी बनाम राहुल होता दिख रहा है। कांग्रेस बीजेपी के बिछाए जाल में फंसती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी शायद चाहते थे कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही एक बार फिर मुकाबले में उनके सामने हो। आने वाले समय में ये सामने आता दिख रहा है। कांग्रेस वास्तविक मुद्दों को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नतीजतन मुकाबला धीरे धीरे मोदी बनाम राहुल की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई को बीजेपी अपने लिए अनुकूल मानती है। 2019 का मुकाबला मोदी बनाम राहुल का हो चुका है, जिसमें कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और बीजेपी 2014 की तुलना में अधिक सीटों और वोट शेयर के साथ सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के मामले में अब भी राहुल गांधी से बहुत आगे हैं और 2024 के महासमर पर एक बार फिर भारी पड़ेंगे। वहीं कांग्रेस 2024 के चुनाव को सीधे सीधे मोदी बनाम राहुल करने से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से राहुल पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और पीएम मोदी भी राहुल और कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं, इससे साफ है कि 2019 की तरह ही 2024 की लड़ाई भी मोदी बनाम राहुल की होने वाली है। अब देखना है कि ये किसके लिए फायदेमंद साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार रात मुंबई में हुआ और यहां के शिवाजी पार्क में हुई सभा में राहुल गांधी ने कहा, राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स में है। इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। जो जा रहे हैं वो सब डरकर बीजेपी में गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुखौटा हैं, जैसे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनसे कुछ करने को कहा जाता है, वैसे ही मोदी हैं। वो खोखले व्यक्ति हैं। मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूं, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। इसके साथ ही शक्ति को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, अब उसको लेकर बीजेपी लगातार उनको घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत राकेश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रखर जी आपका भी स्वागत। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जुड़ चुकी हैं। आपका भी स्वागत है अमनप्रीत कौर जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत पीयूष पंत जी। शक्ति को लेकर राकेश पोद्दार जी, विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने सफाई दी है और वो कह रहे हैं कि मेरी बातों का अर्थ बदलने की प्रधानमंत्री हर बार कोशिश करते हैं और इस बार भी उन्होंने यही कोशिश की है।
देखिए, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी पहले भी कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं और कोसते रहते हैं। और 2014 में भी बोला था, 2019 में भी बोले थे, पीछे भी बोले, कभी बोलते हैं चाय बेचने वाले हैं, कभी कहते हैं पनौती है, चौकीदार चोर हैं, बहुत सारे वो शब्दों से करते हैं। उसकी बात को हम नहीं करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो आज उन्होंने कहा ईवीएम के बारे में, ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं डालने जाती। जनता 140 करोड़ जनता जिनको अच्छा लगता है वो वोट डालते हैं। आप देख सकते किस तरह कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, हम हार जाते हैं, हिमाचल में चुनाव मैं आऊंगी, मैं ईवीएम के मुद्दे पर भी आऊंगी, लेकिन जो हमारा विषय है वो शक्ति को लेकर है, जिसको लगातार अब भुनाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से भी की जा रही है। उस पर आप पहले जवाब दे दीजिए, क्योंकि राहुल कह रहे हैं कि जिस शक्ति का मैंने जिक्र किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा पीएम है, और मैंने हिंदुओं की शक्ति को लेकर कुछ कहा ही नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा तो तभी तो उनके प्रवक्ता जो कांग्रेस से, तो उन्होंने सफाई दी और आपने भी दिखाया आप अपने चैनल पे। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सनातन विरोधी है ही है। इस तरह देख सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में इन्होंने नहीं गए, जवाहरलाल नेहरू जी ने, आप देख सकते कि वहाँ पे गुजरात के मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में नहीं गए। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं दिखता। मैं उतनी सारी बातों पे नहीं जाता हूँ। मैं इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को देश की जनता ने 10 साल विपक्ष में बैठने के लिए मौका दिया था। क्या वो 10 साल में क्या उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई? नहीं निभाई। क्या उन्होंने देश के मुद्दे को उठाया? माननीय प्रधानमंत्री के सामने नहीं उठाया। सिर्फ वो आप देख सकते हैं किस तरह सदन के अंदर अपने उपराष्ट्रपति जी का क्रियाकलाप दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी देश के अंदर खत्म हो चुके हैं, और कांग्रेस चाहती है या सोनिया गांधी जी चाहते हैं कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपको हमेशा से क्यों लगता है राकेश पोद्दार जी कि आप ही सबसे बड़े हिंदू हैं, आप ही सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल हिंदू विरोधी है? क्योंकि वो कोई भी बात कहते हैं तो ये भी तो देखिए ना कि उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। देखिए, तोड़ मरोड़ के हम लोग नहीं पेश करते। उनकी बातों से लगता है, जनता को लगता है, या चैनल को लगता है, या मीडिया के साथियों को लगता है कि उनकी बातों में वैसी प्रतिक्रिया आती है, तभी लगता है। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। प्रखर सिंह जी, राहुल गांधी जो भी बातें कहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं ये शायद लोगों को समझ में नहीं आती है, या बीजेपी वालों को समझ में नहीं आती है। इसी वजह से उनके हर बयान को इस तरीके से पेश किया जाता है। अब शक्ति वाले बयान को ही ले लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने इस तरीके का बयान दिया ही नहीं, प्रधानमंत्री मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और उसके अलग अर्थ लगा रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने गलत तरीके से बयान को पेश किया। अगर मुझे लगता है अगर हिंदी में कुछ समझने में समस्या है तो ये समस्या होती है। राहुल जी ने बोला कि सनातन धर्म में एक शब्द है शक्ति, शिव शक्ति की बात नहीं करी। एक शब्द है, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं कहूंगा मेरे धर्म में एक शब्द है शक्ति। और जिस शक्ति की वो बात कर रहे थे वो शक्तियां हैं जो अपना लाखों करोड़ रुपए माफ करवा लेती है, मगर इस देश के किसान का लाखों करोड़ रुपए माफ नहीं होता। राहुल जी ने बहुत सारी बातें करी। राहुल जी ने बेरोजगारी पर बातें करी, उस पर क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। महिला उत्पीड़न पर बात करी, तो प्रधानमंत्री लेकिन वो स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहते थे वो तो नहीं कह पाए ना। अगर सर वो स्पष्ट रूप से अपनी बातों को समझा देते तो आपके बाकी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनको बयान नहीं देना पड़ता, उनको ये नहीं समझाना पड़ता कि कौन सी असुर शक्ति होती है, कौन सी शक्ति है, किस शक्ति की वो बात कर रहे थे। देशु जी, मैं बाई एग्जाम्पल बात करूं जी। कर्नाटका चुनाव इससे पहले हुआ तो आप उसको याद कीजिए, हमने बजरंग दल को बैन किया तो इन्होंने, यही प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली का अपमान बता दिया था। तो ये लोग हर चीज धर्म पर लाना चाहते हैं। उसके बाद जो अपने जवाब में प्रधानमंत्री जी ने बोला, कहा कि मैं नारी शक्ति को बचाने के लिए जान लगा दूंगा, और बृजभूषण को बचाने के लिए जान लगा रहे थे। बेटियां जब मेडल लाई हुई बेटियां जब सड़क पर बैठी हुई थी और इनसे फरियाद कर रही थी तो उनको धरना तक इन्होंने करने नहीं दिया था। ये नारी शक्ति की बात करेंगे। जब यूपी में, बनारस में लड़के, इन्हीं के क्षेत्र में जो आईटी सेल के लड़के जब ऐसी घटना करते और 1 महीने तक कार्रवाई नहीं होती है, तब प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? तब नारियों का अपमान नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी हर चीज को, और नरेंद्र मोदी जी हर चीज को धर्म पर लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल कोई काम तो किया नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, 44% युवा यहाँ का बेरोजगार है। अगर उसकी बात उठाते हैं तो ये धर्म पर ले आते हैं।
हर चीज धन पर ले आएंगे। शब्द बोला शक्ति, हिंदी समझने में दिक्कत है, शिव शक्ति पर ले गए। तो अब इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर तोड़ मड़ोड़ के कर रही तो मैं कांग्रेस पार्टी की गलती तो है नहीं। ये जब चाहते हैं सिर्फ धर्म पर लाते हैं, उसके बाद ठीक है, मैं आऊंगी, मैं वापस से आऊंगी प्रखर जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। लेकिन पीयूष पंत जी, पिछले कई वर्षों से आप भी राहुल के राजनीति करने के अंदाज को लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन राहुल की बातों को कोई बहुत गंभीरता से लेता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ तक कि वो जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उनकी बातों को बीजेपी भुनाकर अपने पक्ष में माहौल बना लेती है। क्या कारण मानते हैं सर? बीजेपी में लोग जरूरत से ज्यादा चतुर हैं या राहुल आज के समय के हिसाब से आवश्यकता से अधिक भोले हैं? नहीं रेशु जी, मुझे लगता है भोले तो नहीं है, मुझे लगता है आज के हिसाब से कहीं आगे हैं। देखिए वो जो बातें करते हैं, जो मुख्य मुद्दा कर रहे हैं, आज की राजनीति में वो मुद्दा नहीं है। आज की राजनीति से वो मुद्दे गायब हो गए हैं जो मूल मुद्दे हैं। आज की राजनीति में जो है भावनात्मक तरीके से जो है मुद्दों को उठाना, ये एक मूल मुद्दा हो गया, जिसमें बीजेपी निश्चित रूप से माहिर है, जो है वो भावनात्मक हिसाब से मुद्दों को उठाती है। और जो असली मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे से जुड़े मुद्दे हैं, वो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठा रही उन चीजों को, और राहुल गांधी उन चीजों को उठाने की कोशिश करते हैं, और वो बातें कहते हैं जो आज की राजनीति में आपको दिखाई नहीं देती है। हाँ, आज से अगर आप 30 साल पहले, 40 साल पहले की भारतीय राजनीति को देखें तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ, जिस तरह की जो एक स्वच्छ राजनीति की बात, एक मुद्दे की राजनीति की बात, एक ईमानदारी की बात, एक जनता के मुद्दों की बात, उस तरह की वो बातें करते हैं। हाँ, उनसे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ये गड़बड़ी होती है कि वो मिसकोट करते हैं चीजें, या प्रॉपर कोट नहीं कर पाते उन चीजों को। वो ये है जैसे कि इसी संदर्भ में देखिए, उन्होंने बात तो कही, अगर आत्मा वाली बात ले लीजिए आप, जो है कि ईवीएम या इसमें, तो किसी और वक्ता ने ये बात कही थी जिसको उन्होंने सपोर्ट किया। अगर आप पूरा उनका भाषण सुनिए तो उन्होंने फिर उस पर मोहर लगाई कि हाँ, वाकई जो राजा है उसकी आत्मा ईडी में है, ईवीएम में है, इन सब में है इस बात को। और ये चीजें हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से कि सरकार, बहुत से लोग इस बात को का डाउट कर रहे हैं, शंका दिखा रहे हैं, जिस तरह से एक्शन होता है विपक्षी नेताओं के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर, वो उसको लेकर ये एक धारणा सी बनती जा रही है। उसी संदर्भ में वो कहते हैं, हाँ, जो उन्होंने बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आज के समय में, सर वापस से आऊंगी आपके पास आऊंगी। आज के समय में अमनप्रीत जी, अगर देखा जाए तो जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण होते जा रहे हैं। और आप देखिए, अभी राहुल गांधी को लेकर अगर यहाँ पर बात करें, जिस बात के बारे में पीयूष पंत जी भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को चीजों की समझ नहीं है, राहुल गांधी को बहुत अच्छे से चीजों की समझ है, लेकिन किस बात को कहां कोट करना है, शायद वो उस बात को ठीक से नहीं कह पाते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है। देखिए ऋषु, एक बार फिर भाजपा जो है वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुई है, और लोगों का जो ध्यान है वो इलेक्टोरल बॉन्ड और बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी से हटाने को उसमें सफल हो गई है। आप ये देखिए कि एक बार ऐसे स्लिप ऑफ टंग हो गया था प्रधानमंत्री से, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला गया था, पर कांग्रेस उसमें इतनी सफल नहीं हुई थी कि उसका एक मेन मुद्दा बना दे या उससे एक इलेक्शन ही लड़ डाले। पर ये चीज है कि दो चीजें तो देखो, एक कांग्रेस के लिए भी दो चीजें सीख लेने वाली है। एक तो ये कि वो मुद्दे बनाने में सफल नहीं हो पाती, मुद्दे उनको भी मिलते हैं, गलतियां जो है भाजपा के लोग भी करते हैं, पर कांग्रेस उनको मुद्दा बनाने में असफल हो जाती है। दूसरी ये कि भावनाएं कितनी है, भावनाएं कैसी है, आपका दिल कैसा है, लोग ये नहीं देखते। आपने किस चीज को कैसे कोट कर दिया, लोग इसको ज्यादा मुझे लगता है तवज्जो देते हैं। आप ये देखिए कि क्या बुरा कह दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने यही तो कह दिया कि हिंदू धर्म का शब्द है शक्ति, और मेरी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है, मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं है, मेरी लड़ाई है शक्ति से। शक्ति मतलब जो नेगेटिव चीजें हैं, जो सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने बोला ईडी से, आईटी से, उन्होंने बोला सीबीआई, तो ये चीजें जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसी को मुद्दा बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा शब्द सिलेक्ट करा, शक्ति। उन्होंने क्या बोल दिया, शक्ति मेरे लिए है महिला, मेरी माँ, मेरी जो बहन है वो एक महिला शक्ति जो है। क्यों महिलाओं की शक्ति की इतनी बात होती है, क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है। पिछले अगर थोड़े से चुनाव की हम बात करें, इलेक्शन की बात करें, तो ज्यादातर जो है महिला शक्ति के कारण भाजपा जीतने में कामयाब हुई है। तो ये महिलाओं को, जैसे प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि मैं तो शक्ति के लिए जान लगा दूंगा, तो ये क्या हुआ, इमोशनली ब्लैकमेल हो गया।
तो जो महिलाएं सामने रैली में बैठी थी वो बोलेंगी वाह वाह वाह, मोदी जी तो हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि जो एक मैसेज दिया जाता है, क्योंकि प्रचार प्रसार का जमाना है, ऐसे में वो बड़े दूर तक जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग ये भी नहीं सुनेंगे कि राहुल गांधी ने कहा क्या है, लेकिन प्रचार इस तरीके से किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू शक्ति के बारे में न जाने क्या कह दिया है, उसी को लगातार भुनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने कहा ना कि बीजेपी जानती है कि हर मुद्दे को किस तरीके से भुनाया जाए, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें पीछे रही है। कांग्रेस के पास भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं, लेकिन कांग्रेस उसको ठीक समय पर ठीक तरीके से भुना नहीं पाती है। प्रखर सिंह जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान को लेकर अब बवाल मचा है। हालांकि उन्होंने क्या कहा ये हम लोग भली भांति यहाँ समझ रहे हैं और इसको जान भी रहे हैं। राहुल गांधी ने सफाई भी दे दी कि उन्होंने क्या कहा था और उनका अर्थ क्या था, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो बयान है वो ऐसे समय में दिया गया है जब लोकसभा चुनावों की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। राहुल ने हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं। अब राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी निशाना साधा और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है, वो हिंदू विरोधी हैं, इसलिए भारत ने उनको पूरे तरीके से नकार दिया है और वो सड़कों पर घूम रहे हैं और सड़क पर ही घूमते रहेंगे, क्योंकि भारत हिंदू बहुल देश है और वो खुद ही कह रहे हैं कि वो हिंदुओं से लड़ रहे हैं, वो सनातन विरोधी हैं। उसी वजह से उनकी पार्टी कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है। तो जिस तरीके से ये मैसेज पूरे देश भर में जा रहा है, ये मैसेज सही नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक खतरे की घंटी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संतों का आशीर्वाद आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होना चाहिए इस समय में, क्योंकि वहां पर आपके पास सिर्फ एक सीट है। यहाँ भी संत आपसे नाराज हो गए हैं, कैसे उनको मनाएंगे और कैसे बताएंगे कि ये जो बयान दिया गया है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मुझे लगता है सत्येंद्र दास जी हनुमानगढ़ी वालों की आप बात कर रही हैं, तो हनुमानगढ़ी वाले जो है उन्होंने तो सर कलम करने की भी बात करी, तो उनकी बात को मुझे नहीं लगता मैं सर कलम करने वाली बात को सीरियसली लेता हूँ, तो इस बात को सीरियसली नहीं लूंगा। और रही बात ये जो भी हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो देश में अगर 44% युवा अगर बेरोजगार है तो उसमें 80% हिंदू। इस देश में 80 करोड़ लोग जो 2 वक्त तक खाना ले पा रहे, गवर्नमेंट उनको खाना दे रही, तो उसमें भी 80% लोग हिंदू ही हैं। जो औरतें महंगा सिलेंडर ले रही, 1100 रुपए का सिलेंडर ले रही, वो भी हिंदू हैं। जो बेटियां हमारी मेडल लाई हुई बेटियां जो रोड पर बैठी हुई थी और न्याय मांग रही थी कि उनके बीजेपी के एक सांसद ने उनके साथ यौन शोषण किया है, वो भी हिंदू ही हैं। मणिपुर में जो घटनाएं हो रही थी वो सब इस भारत देश की बेटियों ही, तो कौन से उसकी बात करते हैं? क्या ये सब नहीं दिखता? जो भी सवाल उठा रहा है उसको नहीं दिखता है कि इस देश का हिंदू भी उतना ही परेशान है, ज्यादातर हिंदू ही बेरोजगार है। क्या वो उसकी बेरोजगारी दिखाने का टाइम नहीं है उनके पास? क्या उस पर क्वेश्चन करने का कारण नहीं है? अपोजिशन पे क्वेश्चन करेंगे, जिस गवर्नमेंट में है उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है डबल स्टैंडर्ड। और जो धार्मिक व्यक्ति है, जो भगवान की बात करता है, अगर भगवान की चीजों को नहीं फॉलो करेगा तो फिर मुझे लगता है उसका कोई औचित्य नहीं। रही बात हमारी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है धर्म सभी का, ये देश सभी का, इस देश में सभी धर्म के लोग हैं, और हम तो बेरोजगारी के खिलाफ खड़े हुए हैं, महंगाई के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो जनता के मेन मुद्दे उन पर खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी है, मुद्दों को हर चीज पर धर्म पर लाना चाहती है, हर कोई भी चीज उनसे पूछे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश पोद्दार जी, आपने सुना प्रखर सिंह जी को, वो कह रहे हैं कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो, लेकिन आप लोग घूम फिर के सिर्फ धर्म पर आ जाते हैं, धर्म के बाहर आपको कोई चीज दिखाई ही नहीं देती है। इतने युवा बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है लोगों के पास, महंगाई बढ़ रही है, इन सब मुद्दों को आप उठाना नहीं चाहते, जनता के सामने कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं। की बात आपने कही, तो धर्म और राजनीति एक पति और पत्नी का एक रिश्ता है। हम नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है अपने पुस्तक में। और दूसरी बात, इन्होंने बेरोजगारी की बात कही। 3.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आत्मनिर्भर
किया 2019 के बाद, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी और 1 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया। अगर इनको दिखता नहीं है, महिलाएं की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण हम उस महिलाओं को लोगों को ला के दिया, उसमें भी ये लोग जातिवाद दिखाते थे कि ओबीसी कितना है, दलित कितना है, महादलित कितना है, उस महिलाओं में भी दिखता था इनको। लेकिन एक चीज जो कहना चाहता हूँ, उसी महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री ने गैस सिलेंडर देने का काम किया, उनका बीमा कराने का काम किया, 5 लाख रुपया का हम लोग उनको करते हैं सरकारी अस्पताल में जाके अपने इलाज करवाए। हम लोगों ने 1 करोड़ महिलाओं। सुन लीजिए प्रखर जी, उसके बाद आऊंगी वापस आपके पास जी। नहीं, मैं इनका बात बड़ा ध्यान पूर्वक से सुन रहा था, सुन लीजिए। और 1 करोड़ महिलाओं की लखपति दीदी बनाने का काम किया। आगे आने वाला समय में हम 3 करोड़ लोगों को, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। रही बात आज राहुल गांधी जी जिस बात को करते हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने 235 वादे देश की जनता से 2019 में किया था, हम लोगों ने 224 वादे पूरे किए। आप आज मेरा मैनिफेस्टो तैयार है, मैं चुनाव के मैदान में कूद चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी मैदान में आ चुकी है। हमारी तैयारी है कि जनता के 2024 और 2019 के बीच में जितने भी एजेंडे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या एजेंडा है, देश की क्या स्थिति है, क्या लाना चाहिए, देश हमारा मजबूत हो, शक्तिकरण कैसे हो, तुष्टिकरण, इन लोगों का एजेंडा नहीं। सिर्फ मोदी को गाली देना, सीबीआई को गाली देना, सीबीआई और ईडी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि आज राहुल गांधी जी जमानत पे चल रहे हैं, 7 चीजों पे जमानत पे चल रहे, किसकी देन है? ये सिर्फ कांग्रेस की देन है, हमारी देन नहीं है। चाहे ईडी और सीबीआई जो आज इनको खोज रही है, 212 मामले पहले 2014 के पहले मामले थे, आज देश के अंदर सीबीआई और ईडी के पास 5000 मामले हैं, 5000 मामले। लेकिन कांग्रेस तो आपके ऊपर आरोप लगा रही है ना कि कांग्रेस के यहाँ से जो भी नेता छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, वो सब सिर्फ इसलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कि उनके पीछे फिर ईडी और सीबीआई नहीं पड़ेगी, इसीलिए वो बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं, इनका आरोप लगा रहे, लेकिन इनकी जानकारी हो। देश के गृह मंत्री जी ने परसों ही कहा था किसी चैनल पे, आ रही है इसके बाद आपके पास जी, किसी चैनल पे उन्होंने, अमित शाह जी ने पूरा क्लियर कर दिया कि कोई भी अपराधी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे हमारे पार्टी में आते हैं, किसी का एफआईआर बंद नहीं हो रहा, क्लोज नहीं हो रहा, सबका खुला रहता है, जांच चल रहा है। जो भी पाए जाएंगे वो जेल जाएंगे। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ईडी और सीबीआई को 2019 में एक हमारा कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया था कि जो भी व्यक्ति पाए जाएंगे उसको 164 का बयान होगा और मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि ये जेल जाने लायक है तो वो हिरासत में लेकर। ठीक है प्रखर जी, जवाब दीजिए। आप लोग तो कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई के डर से बचने के लिए कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज नेता, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, भले ही चाहे वो बीजेपी में शामिल हो जाए। अगर किसी ने गलत कार्य किए हैं तो फिर उसको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी ने अभी जो बोला कि अमित शाह जी की बात करें, तो अमित शाह जी ने स्वयं मंच से बोला था, क्या कहते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, तो क्या झूठ बोला था कि वो भ्रष्टाचारी है? और नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार के लिए बोला था, तो क्या मंच से उस समय झूठ बोला था? और उसके बाद अपने यहाँ लेने के बाद बड़े बड़े पद दे दिए, एक को चीफ मिनिस्टर बना दिया, एक को वित्त मंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। तो भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है, खुद आरोप लगाते हैं, उसी को अपने यहाँ ले लेते हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हम तो केस नहीं बंद कर रहे हैं। और रही बात हम पर, आपने केस खोला हमारे नेताओं पर, तो आपके नेताओं पर तो कितने सारे केस थे भाई सरकार आने से पहले। आपके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने केस खत्म कर डाले। और क्या कर दिया आपने? कितने साल से जांच चल रही है, उन जांचों में क्या हो रहा है? और हमारे टाइम पर जितने आपने आरोप लगाए, एक बता दीजिए केस जिसमें कन्विक्शन आया हो कोर्ट से। जांच तो आप ही के टाइम पर हुई है वो सारी। तो ये झूठ बोलने का काम करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बेरोजगार, हमने इतने सारे रोजगार दिया। अरे भाई, 44% युवा इस देश का 25 साल से कम का है, वो बेरोजगार है, और कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है। मिडिल क्लास को राशन तो मिल नहीं रहा है इस देश का, जो कि चलिए ये जो आप बता रहे हैं, ये बीजेपी का जो रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड भी आपको प्रखर जी जनता के बीच में लेकर जाना पड़ेगा ना, कि आपने
क्या क्या कार्य किए हैं, क्योंकि जनता तो कार्य कर जो आपने कार्य किए होंगे उसी के नाम पर आप लोगों को वोट देगी ना। मैं वापस से आऊंगी आपके पास, लेकिन मैं सर आऊंगी, दो लोग और भी है ना हमारे साथ। नहीं सर, ये गलत हो जाएगा, दो लोग और भी हैं, उनसे भी चर्चा करने दीजिए। ऐसा नहीं है ना कि पूरा समय मैं आप ही को दे दूंगी। आपने सवाल उठाया कि आपने क्या किया। ठीक है ना सर, तब से आप ही बोल रहे हैं। नहीं तो सवाल फिर क्यों किया आपने? तो ठीक है, वापस आऊंगी ना आपके पास। आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए तो मैं दे रहा हूँ ना। तो रिपोर्ट कार्ड आप जनता के बीच जाकर दीजिए ना सर। मुझे रिपोर्ट कार्ड देने से क्या होगा? जनता के बीच जाइए, आपने जो कार्य किए हैं वो जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को आप भी गिनवाइए। जिस तरीके से मोदी की गारंटी बीजेपी दे रही है और नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, आप लोगों के पास क्या कुछ विजन है, किन मुद्दों के साथ आप जनता के पास जाएंगे, ये कार्य सर आप जनता के बीच में जाकर करिए ना। आपने बोला कि आपने क्या काम किया। हमारे टाइम पर 400 रुपए का सिलेंडर था, 1100 रुपए का सिलेंडर इस समय दे रहे उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में जाते हैं, कहते हैं 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, और क्या दे दिया आज तक? तो भारतीय जनता पार्टी तो सीधे सीधे झूठ बोलती है। हमने लाखों करोड़ रुपए किसान का माफ किया था, आज किसान सड़क पर है, धरना तो देने नहीं दे रहे ये लोग। ठीक है ना सर, तो जो बातें आप यहाँ पर बता रहे हैं सारी बातें यहीं पर तो नहीं बताएंगे ना। जनता के बीच में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, वहाँ पर भी प्रचार प्रसार करेंगे अपना या नहीं करेंगे? सारा प्रचार प्रसार यहीं पर कर देंगे आप लोग। और मैंने जवाब दिया ठीक है, ये ठीक है सर, जनता के बीच में जाइए ना वहाँ। अभी चुनावों की तिथि घोषित हो गई है, समय है आपके पास। सर यहाँ चिल्लाने से क्या होगा? क्या होगा? आपका वोट बैंक बढ़ जाए, आपकी सीटें बढ़ जाए तो आप चिल्ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है यहाँ चिल्लाने से सीटें बढ़ जाएंगी आपकी, तो चिल्ला लीजिए आराम से। नहीं गलत करती है जी। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप ये सोचिए, दो लोग और बैठे हैं हमारे साथ डिबेट में, क्या उनसे चर्चा नहीं करें? का सवाल सुना, उनसे चर्चा नहीं करूँ सर, सिर्फ आप ही से बात करती रहूँ मैं बैठी हुई। कांग्रेस को बताना पड़ेगा, तुमने बताया ठीक है ना सर, हो गया। मैंने कहा ना, रिपोर्ट कार्ड आप अपना जनता के बीच में लेकर जाइए। सिंपल सी बात है। इस पर इतना आप क्यों इतने हतोत्साहित क्यों हो जाते हैं आप लोग सर? मुझे ये समझ में नहीं आता। राहुल गांधी कहते हैं मैं प्रेम बांटने आया हूँ, मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, उनसे कुछ सीख लीजिए। उनसे सीखते नहीं है कि ट्रेनिंग लेकर नहीं आते हैं क्या सर? लाइव डिबेट में मुझसे सवाल पूछती हैं कि आप अपना बताइए, तो मुझे बताने का मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आप भी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए। आप लोगों ने क्या कार्य किए हैं सर? मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड आपका यहाँ पर बैठकर मैं सुनूंगी तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी ना। बाकी लोगों को मैं कब समय दूंगी? ठीक है सर, ठीक है। प्रखर जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन पीयूष पंत जी, जिस तरीके से अगर यहाँ पर बात करें राहुल गांधी को लेकर विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पार्टी में जो भी सर्वश्रेष्ठ होता है, जीत और हार का जो सेहरा है वो उसके सिर ही बनता है। और ऐसे में राहुल गांधी के पीछे जो जनता चलती है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात करें या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बात करें, एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जनता की। लोग मिलते हैं, राहुल का अभिनंदन करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं वो वोटर्स में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे आप क्या कुछ कारण मानते हैं? और कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए रेशु जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का उनको प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम देख रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने बताया कि जो अयोध्या के जो एक महंत जी जो बात कह रहे थे राहुल गांधी को लेकर, मुझे लगता है हास्यास्पद है, क्योंकि एक नेता के लिए जरूरी है कि वो सड़क पे रहे, और वो 12 महीने सड़क पे रहे। वही नेता है जो जनता से जुड़ा है, वही नेता है जो अपने एसी चैम्बर में बैठ रहा है या बड़े बड़े अपने जो है सरकारी मकानों में या रह रहा है, जनता के बीच नहीं जा रहा है, तो वो नेता नहीं है। वो तो फिर दलाली कर रहा है एक तरीके से, आप समझ लीजिए। जो जनता के बीच जा रहा है उनके पल्स ऑफ द पीपुल को समझ रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, उनसे फीडबैक ले रहा है और फिर उस बात को संसद में आके कह रहा है, वही नेता है असली। तो नेता को तो मैं कहता हूँ कि 365 दिन सड़क पे रहना चाहिए, वही नेता है। सिर्फ संसद में जब आना हो तो वो आए, बाकी समय वो जनता के बीच में रहे। आपने जो बात उठाई सही बात है। देखिए राहुल गांधी को निश्चित रूप से काफी समर्थन मिल रहा है, हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं और आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि वही राहुल गांधी जिसको जो है कि राइट ऑफ कर दिया जाता था कुछ समय पहले, आज जो जनता उनके लिए उमड़ रही है। और जहां तक देखिए वोट में कन्वर्ट नहीं होता, उसका एक बहुत स्पष्ट कारण है कि वो संगठन बहुत कमजोर है।
कांग्रेस का देखिए, इसके साथ साथ संगठन को भी एक्टिव होने की जरूरत है। राहुल गांधी तो अपनी भूमिका कर रहे हैं, वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहे हैं, उनकी कमियों को गिना रहे हैं, लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं, लोगों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, किसकी कितनी भागीदारी है, किसको कितना मिल रहा है व्यवस्था के अंदर, वो सब बता रहे हैं। लेकिन इसके पैरेलल जो है संगठन को भी, उनकी पार्टी के संगठन को भी एक्टिव होने की जरूरत है। और बूथ लेवल तक जब तक एक्टिव नहीं होंगे साथ साथ जो है, और उसको मोबिलाइज करके लोगों को नहीं लाएंगे, जो इस बीच उनके सपोर्टर बने हैं उन तक नहीं पहुंचेगी अगर पार्टी, तो ये जो राहुल गांधी का कैंपेन है वो बेजा चला जाएगा, ये मैं मानता हूँ। और यही एक कारण है, इसीलिए संगठन का बहुत मजबूत होना जरूरी है। इस पे जो है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर दिखाई दे रही है, और वही नुकसान इन्हें हो सकता है। वरना लगातार राहुल गांधी जो उठा रहे हैं वो देखिए इस समय जो है बिल्कुल जनता के मुद्दे चल रहे हैं। इस समय जनता के जो वाकई जो भी जनता के बीच में जा रहे राहुल गांधी को इस बात को कह रहे हैं, मैं उनका कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ, कोई भी मोदी जी यदि जाते हैं जब दो लोगों के बीच में, तो जो बात वहां से निकल के आती है तो वो उस बात को कहते हैं, तो वो बात जनता से मिलती है आपको क्या है, और आप घर बैठे कर लीजिए या कुछ बातें गढ़ लीजिए, उससे काम नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि देखिए राहुल गांधी की कमजोरी नहीं है, राहुल गांधी हमने सभी ने देखा यही जो है जनता के बीच जाने से थोड़ा मैच्योर भी हुए हैं, उनकी बात करने में थोड़ा सा जो है अब थोड़ा भटक जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं कहूँ शक्ति जो हिंदू धर्म की शक्ति की बात उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके इंटरप्रिटेशन 10 हो सकते हैं। ये राज्य की जो शक्ति है, जो सरकारी तंत्र की शक्ति है, जो राज्य स्टेट पावर की वो बात कर रहे थे, उसका जो मिसयूज हो रहा है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो उसकी बात कर रहे थे कि हम उसको उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको वो कोट नहीं करना चाहिए था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसको उठा के ले गई। मोदी जी थोड़ी घुमा देते हैं, इसमें वो उसमें दक्ष है वो इस मामले में, और वो हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है आज जो नैरेटिव चला, जो जनता जो बातों को देख रही है, महसूस कर रही है, उसमें उनके लिए रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। युवा जितने राहुल गांधी के इस यात्रा में आए थे वो एक आश्चर्यजनक बात थी, उनसे मिलने के लिए लालायित थे, आ रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, क्योंकि युवाओं में बेरोजगारी है। तमाम कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी ने चलाए हैं, कार्यक्रम अच्छे थे, लेकिन वो जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। आप देखिए, मैं आपको एक सिर्फ आंकड़ा दूंगा, ज्यादा नहीं समय नहीं दूंगा, सिर्फ एक दूंगा कि अगर आप देखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की आप बात कर लीजिए, 2020 से जो शुरू हुआ था, और इसमें अभी तक जो है कुल जो है देखिए आधे से ज्यादा जो है राशि जो है वो खर्च ही नहीं हुई, ये हाल है। दूसरा, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सिर्फ 22% लोगों को ही रोजगार मिल पाया है। तो ये है कि आप जो है जमीनी जो हकीकत है ये है, जमीन में वो इम्प्लीमेंटेशन जो सरकार की योजनाओं को हो नहीं रहा है, और सरकार इस पे तवज्जो नहीं दे रही है। हमने उज्ज्वला का हाल देखा है, तो ये तमाम तरह की योजनाएं हैं तो अपने आप में अच्छी, लेकिन किसान सम्मान योजना के अगर आपने देख लीजिए, बहुत से किसानों को वो सम्मान निधि मिली ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में अलग वो भ्रष्टाचार दिखाई दिया किस तरह से किसान सम्मान निधि के बंटवारे में हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं जो लोगों के मन में हैं। खासकर मुद्दा है रोजगार, युवाओं का। रोजगार को लेके युवा काफी परेशान है, इसलिए मुझे लगता है कि उनको अब इससे मतलब नहीं। और शक्ति की बात, जहाँ तक मैं एक बात और कर दूं रेशू जी, शक्ति की बात अगर प्रधानमंत्री जी ने करी, अच्छी बात है, जिन्होंने ट्विस्ट किया मामले को। अगर वो महिला शक्ति की बात कर रहे हैं तो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए। आप जो है कि आप मणिपुर की उस महिला के साथ जो हुआ नहीं बात कर रहे हैं, बीएचयू की जो महिलाओं के साथ हुआ, स्टूडेंट के साथ हुआ, इन्हीं की पार्टी के जो लोग थे उनके द्वारा वो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा है देखिए उत्तराखंड की अंकिता भंडारी जी, अंकिता भंडारी के उसके परेशान माँ बाप, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। जो और उनके मंत्री, स्टेट मंत्री जो है वहाँ आर्या जी, उन्हीं के बेटे का वो जो था गेस्ट हाउस जहाँ पे वो काम करती थी, इसलिए उसको भेजा जा रहा था। जब वो नहीं गई तो हत्या कर दी गई। अभी तक वो मामला दबा दिया गया है। तो किस नारी शक्ति की बात कर रहे हैं आप? दो तरह की बात मत करिए। ये मेरे कहने का मतलब है, अगर आप वाकई नारी शक्ति विश्वास करते हैं, उसके लिए उन्होंने कह दिया मैं मरने भी तैयार हूँ। आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था 50 दिन का समय दीजिए, अगर नहीं कर पाया तो मुझे यही चौराहे पे करिएगा। क्या हुआ? काला धन आया क्या हुआ? वो खत्म हुआ क्या? उल्टा। सही बात है, नारी शक्ति को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो फिर वो जो सम्मान है वो सिर्फ नारों में नहीं होना चाहिए, वो राकेश पोद्दार जी, वो सम्मान धरातल पर भी होना चाहिए। राकेश पोद्दार जी, ब्रेक से पहले
जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे पीयूष पंत जी, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप शक्ति को लेकर तो लगातार बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। नारी शक्ति न सिर्फ नारों में नहीं रहनी चाहिए बल्कि उसको धरातल पर भी सम्मान मिलना चाहिए। उत्तराखंड की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, कितने साल और? देखिए ऋषु त्यागी जी हमारे पंत साहब ने बोला, तो चलिए इनको तो ये भी नहीं पता था संदेश खाली में भी ऐसा हुआ है। उन्होंने वहां की बात को नहीं उठाया, चलिए कोई बात नहीं। और मैं दूसरी बात कर रहा था, इन्होंने बीएचयू की बात करी। बीएचयू वाले जितने भी लड़के थे, अगर वो पाए गए, अपराधी पाए गए, तो उसके घर पे बुलडोजर चला, घर ध्वस्त कर दिया गया। वो जेल के सलाखे में है और जेल के अंदर है। और दूसरी बात, आप ये महिलाओं की बात करें, हमने आपको गिना दिए ना, इतने सारे हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया, तो हमारे पंत साहब को नहीं दिखता है तो हम क्या बात करें। आज किसान की इन्होंने बात की, स्वनिधि योजना की बात की, हम करें भैया जिसकी बात आप कर रहे थे तो पूछिए कांग्रेस से कि 2006 में एमएसपी। सर कांग्रेस की जब बारी आएगी तो कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाएगा। आपसे अंकिता के मामले पर सवाल पूछा गया है, कितना समय और कितना इंतजार, और उस पर आप जवाब दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। जैसे भी अपराधी हो चाहे कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। यही तो मोदी की गारंटी है। तो सर कितना समय और यही तो पूछ रहे हैं। मणिपुर में रैली कब करेंगे ये भी उस बहने के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर तुम्हारे पंत साहब ने सवाल नहीं उठाया। सिर्फ भाजपा को ही बोलना था। जितनी भी बातें भाजपा के विरोध में इन्होंने बोला, भाजपा के अच्छे काम के बारे में नहीं बोला कि 35 किलोमीटर प्रतिदिन इन्होंने सड़क बनाया। इन्होंने नहीं कहा कि वो, अरे सर अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो पूरा देश देख रहा है। अगर आप सड़कों की बात करते हैं तो उन सड़कों से आप भी गुजरते हैं, उन सड़कों से हम भी गुजरते हैं, और उसके लिए अप्रिशिएट किया भी जाता है नितिन गडकरी जी को कि उनकी वजह से सड़कों के जो हालात हैं वो सुधर गए हैं। लेकिन जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप क्यों इतना सवालों से बचते हैं? नहीं, मैं अपने सवालों से विष्णु नहीं बचता हूँ। पंत साहब हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अगर हम भाजपा पर आरोप लगाते हैं तो उसके दूसरी तरफ की बात भी करनी चाहिए। अगर आपने पॉजिटिव बात करते तो नेगेटिव बात, अगर नेगेटिव बात करें तो पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने अगर अच्छा कार्य किया है तो उसको तो आप ही लोग गिनवा देते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना। सर आप खुद ही बखान कर देते हैं, दूसरों को बखान करने की आवश्यकता नहीं है। जी नहीं सुनी, 140 करोड़ जनता जानता है कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने काम किया। जिनको अपने चश्मे से देखना है, किसी और तुष्टिकरण की चश्मे से देखना है, तो उनको तो काम दिखेगा। अपराधियों को जेल में पहुंचाने की गारंटी कर दे रहे हैं उत्तराखंड में, ये बता दीजिए आप। हम तो कह रहे हैं कि अपराधी कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। 5000 मामले इस देश में चल रहे हैं। 5000 मामले, एक मामले नहीं, 5000 मामले की बात मैं कर रहा हूँ। 5000 मामले पे रोज किसी का फाइल दर्ज होता है, कोई जेल जाता है, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, उसका फाइल बंद नहीं हुआ, 2016 में खुला हुआ है। चाहे अजित पवार की इन्होंने बात की, उसका भी फाइल खुला हुआ है। किसी की प्रखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रखर जी। बीजेपी प्रवक्ता ने सबसे पहले झूठ बोला कि उत्तर प्रदेश की बनारस की घटना में उनके घर बुलडोजर चला। बिल्कुल नहीं चला। मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूं और मुझे एक न्यूज मीडिया का न्यूज दिखा दिया उनके घर पर बुलडोजर चला। 1 महीने बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बहुत प्रेशर बढ़ा तब जाके कार्रवाई हुई, FIR नोट हुई। 1 महीने के बाद FIR करी थी, उससे पहले आप FIR भी नोट कर रहे थे। उसके बाद आप आते हैं, आपने कहा मैं इतने सारे लाभार्थी और सारी चीजें, तो आयुष्मान योजना में कैग की रिपोर्ट थी कि 7.5 लाख लोगों को एक ही नंबर पर आपने रजिस्टर्ड कर रखा था। और जब कैग की रिपोर्ट आती है तो आप कैग के अधिकारियों को बदल देते हैं। यही कैग की रिपोर्ट बताती है कि द्वारिका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर की सड़क 250 करोड़ रुपए की बनाएगी, तो आपने कैग के अधिकारियों को बदल दिया गया। यही किसान आज के टाइम पर आत्महत्या कर रहा है और आपने 1,05,000 करोड़ जो एग्रीकल्चर बजट है उसको यूज नहीं किया, उसको आपने सरेंडर कर दिया। फिर आपने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न तो दिया, मगर क्या उनके नियमों को फॉलो किया? आप किसान यहाँ, अरे भैया 2006 में आपने क्यों नहीं किया? 2006 में आपने क्यों नहीं किया? हमारे आरोप लगाते हैं, आपने क्यों नहीं किया? आप सो रहे थे क्या? 2006 से लेकर 14 तक सरकार चलाया, आप सो रहे थे क्या? आपको भी करना चाहिए। सुनिए, भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से तुष्टिकरण से देश नहीं चलेगा, शक्तिकरण से इस देश को चलेगा। हमने काम किया, जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की गलती तो नहीं है। दूसरी चीज अब आपको बताता हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट में 200 कुछ मामले थे जिसमें 176 मांगे हमने मानी थी।
किसान हमारे टाइम पर सड़क पर नहीं था। लाखों करोड़ रुपए हमने किसानों के माफ किए थे, कर्जा माफ किया था। आपने लाखों करोड़ रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों का माफ किया है। तो सवाल हमसे मत करिए, सवाल अपने आप से करिए कि जनता ने आपको वोट दिया था जनता के काम करने के लिए। आप क्या काम कर रहे हैं? उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपने तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा आपने दिया था, क्या किया आपने? बेटियां बैठी हुई हैं, न्याय मांग रही हैं। ठीक है, आपने भी तो प्रखर जी नारा दिया था, लड़की हूँ उत्तर प्रदेश में लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ने के लिए ही कोई नहीं मिला आपको। लड़ने के लिए वहाँ पर बताइए ना कौन मिला? पहले तो सीटों के बंटवारे के लिए आप लगातार सपा के साथ संघर्ष करते रहे, उसके बाद आपको उम्मीदवार ढूंढने पर भी नहीं मिले। मैं आऊंगी वापस से आपके पास, लेकिन अमनप्रीत कौर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फिर आपने आरोप लगाए, जवाब नहीं ले रही है। देखिए जी, ये कौन सी बात है? आप आरोप लगा देती हैं और जवाब नहीं देती हैं। चलिए ठीक है, आप इतना बौखला क्यों जाते हैं? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आप हर बात को अपने से क्यों जोड़ लेते हैं प्रखर जी, ये बताइए। पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी की बात रख रहा हूँ, आप पार्टी पर आरोप लगा करके फिर बात खत्म कर अरे तो आप लोगों ने उन्होंने नारा दिया बेटियों को लेकर, तो आपने भी तो नारा दिया था ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो आपने आरोप लगाया, मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप ही जवाब दे दीजिए पहले। कांग्रेस पार्टी जब कुछ कहती है तो उसको करती है। हमने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को अगर हम टिकट देंगे तो 50% से ज्यादा हमने टिकट दिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने जब कहा था कि महिला आरक्षण की बात, तो पंचायती राज में महिला आरक्षण पास कर दिया था भारतीय जनता पार्टी, और हम सेंट्रल में भी लाए थे, मगर इसी भारतीय जनता पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला आरक्षण लाया है वो ऐसा आरक्षण लाया है जिसकी डेट भी नहीं पता है। अगर भारतीय जनता पार्टी देखिए, अब आप लोग महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं और एक महिला से मुझे सवाल नहीं करने दे रहे हैं, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। आखिरी, मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए आखिरी सवाल मुझे अमनप्रीत जी से करने दीजिए। नहीं, ये नाइंसाफी उनके साथ हो जाएगी। अमनप्रीत जी, क्योंकि लगातार हम ये पूरा कार्यक्रम शक्ति को लेकर कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के शक्ति वाले वार को भी हथियार बना लिया है और पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया और कहा कि एक तरफ शक्ति का विनाश करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाए, मोदी हर बात को हथियार बना लेते हैं। लालू ने परिवार का मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री ने वो भी भुना लिया। इससे पहले चौकीदार चोर है का मुद्दा खूब जोरों शोरों से इस दौरान पूरे देश में फैला था। मोदी समर्थकों ने लिखा, मैं भी चौकीदार। विपक्ष की हर काट को भी अपने पक्ष में ट्रेंडिंग बनाना मोदी को बखूबी आता है। राहुल ये काम नहीं सीख पाए। मोदी जी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं। कैसे अपने हित में चीजें करनी है वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद यही कारण है कि महिलाओं के लिए जब वो बोल रहे थे, महिला शक्ति की वो बात कर रहे थे, तो महिलाएं अपने आप को बिल्कुल भाग्यशाली समझ रही होगी कि देश का पीएम जो है हमारे लिए जान दे सकता है। पर मुझे लगता है कि मोदी जी को एक चश्मे से सबको देखना चाहिए। अगर वो महिला अपनी पूरे भारतवर्ष की महिलाओं की बात करती हैं, तो मणिपुर की जो महिलाएं थी, क्या वो उनकी बेटियां नहीं है? क्या वो उनकी जो उनकी इज्जत आबरू उनकी तार होगी, उसके बारे में बात करना उनको नहीं चाहिए? क्या जो सारे पूरे भारत में वो रैलियां कर रहे हैं, तो एक रैली मणिपुर की भी रख लेते। दूसरा, जो जंतर मंतर पे पहलवान बेटियां हमारी बैठी थी, उनकी बात सुनने तो वो जा ही सकते थे, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है उनके घर से। और तीसरी बात की वो महिलाओं को रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं। कुछ सोनिया गांधी भी कम से कम 45-40 साल हो गए होंगे उनको शादी करके भारत में आई, हिंदू धर्म के अनुसार वो अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। ये कैसी भारत की नागरिकता है? ये कैसा हिंदुत्व है कि अभी तक वो इतना एक्सेप्ट कर रही है हर चीजों को, इतना अच्छे से वो इन चीजों को निभा रही है, फिर भी उनको ना तो हम भारत के नागरिक मानने को तैयार हैं, ना हम उनको हिंदू मानने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि ये चीजें जो अलग अलग चश्मे से सब लोगों को देखा जाता है, ये नहीं करना चाहिए। ये भाजपा को भी नहीं शोभा देता, ये हमारे पीएम को भी नहीं शोभा देता। आप बोलते हो कि देश की राष्ट्रपति हमने महिला बना दी। बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।